आज कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान विषय में आज हम एक नई पुस्तक की शुरुआत कर रहे हैं। पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। पाठ का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इस पाठ में हम जो पालमपुर की गांव की कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पहले एक उदाहरण के द्वारा पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पालमपुर में कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि कृषि और गैर कृषि क्रियाएं किन्हें कहते हैं और उत्पादन का संगठन किस प्रकार से होता है, क्या क्या उसकी आवश्यकताएं होती हैं, और पालमपुर में खेती जो होती थी उसके उदाहरणों के साथ साथ हम आगे भूमि के बारे में भी इसमें अध्ययन करने वाले हैं कि भूमि क्या इन चीज़ों को बार बार एक ही तरह खेती की जाए तो सहन कर सकती है क्या, और कृषि और गैर कृषि क्रियाएं किन्हें कहते हैं। इस प्रकार हम ये पालमपुर की कहानी की शुरुआत करते हैं पालमपुर गांव से। इस पाठ की जो पालमपुर गांव की कहानी दी हुई है उसका उद्देश्य है, एक काल्पनिक गांव है पालमपुर। ये वास्तव में कोई गांव नहीं है लेकिन काल्पनिक मान के और हम इसमें देखते हैं। तो पालमपुर एक जो काल्पनिक गांव है उसमें जो मुख्य काम है उसका है वो खेती की क्रिया है। अन्य कई क्रियाएं भी हैं उसके साथ साथ, खेती के साथ साथ, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग, डेयरी है, परिवहन है आदि कई क्रियाएं खेती के साथ साथ वहाँ पर होती हैं। इन सभी क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, सबको पता है। जैसे प्राकृतिक संसाधन की जरूरत होती है, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि की जरूरत उसमें पड़ती है। पालमपुर की कहानी से हमें गांव में जो इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं, इस बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। तो पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंस बग्गी से लेकर अन्य तरह के कई वाहन जैसे मोटरसाइकिल हुआ, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि चलते हुए रोड के ऊपर देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव की जो अधिकांश भूमि है वो उस जाति के जो लोग हैं, उस 80 परिवार हैं उनके पास है। उनके मकान, जिनमें कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसमें 1/3 है। और गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। ये जो बातें बताई है इनसे स्पष्ट है कि सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र पालमपुर में है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से भी अपन देख सकते हैं कि पालमपुर में जो सुविधाएं हैं क्या अपने गाँव में है क्या। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। ये जो कहानी पढ़ेंगे पालमपुर की अपन, हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां इसको अपने गांव से भी जोड़ के देख सकते हैं, अपने आसपास के जो क्षेत्र है उससे भी जोड़ के देख सकते हैं। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के लिए इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। गैर कृषि क्रियाएं कौन सी होती है, कृषि क्रियाएं कौन सी होती है? कृषि क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिसमें खेती बाड़ी के काम किए जाते हैं, और गैर कृषि क्रियाएं जिनमें कृषि संबंधित काम नहीं होता, जैसे दुकानदारी है या नौकरी पेशा है, ये गैर कृषि क्रियाएं कहलाती है। उत्पादन का संगठन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है।
वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। यानी अब हम पालमपुर की कहानी से अब हम सीधे पहुंच जाते हैं उत्पादन पे। तो उत्पादन का संगठन की बात करें तो उत्पादन का जो संगठन होता है उसका उत्पादन का एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है कि मनुष्य जाति को जो आवश्यकताएं हैं, जिन वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन करना उत्पादन का प्रथम उद्देश्य होता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती है। किसी भी वस्तु और सेवाओं के जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण जो 4 चीज़ें होती हैं वो आवश्यक होती है। ये पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज इत्यादि। यानी उत्पादन के लिए सबसे बड़ी पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, जिनमें जल भी है, वन भी है और खनिज भी है। दूसरी जो आवश्यकता होती है वह है श्रम, या जो लोग काम करेंगे। यानी भूमि आने के बाद वहाँ अगर कोई मशीनरी के द्वारा फैक्ट्री लगानी है तो जो लोग काम करेंगे वो दूसरी आवश्यकता श्रम, यानी काम करने वाले लोगों की आवश्यकता। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी जो आवश्यकता होती है वो होती है भौतिक पूंजी की। यानी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत, जैसे भौतिक पूंजी के अंतर्गत मशीनें, सारी मशीनें जैसे होती है जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, या किसान का हल ले लो, चाहे परिष्कृत मशीनें ले लो जिन्हें स्थायी पूंजी भी कहा जाता है, सारी मशीनें भौतिक पूंजी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा भौतिक पूंजी में कच्चा माल, नगद मुद्रा, उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी भी कहा जाता है। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। एक जो चौथी आवश्यकता होती है वो ये होती है कि आप स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे क्या कहा जाता है? मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और भी अधिक अध्ययन हम जो करेंगे वो अगले अध्याय में करेंगे, अगले पाठ में करेंगे। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित जो करते हैं उसको हम उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी भी कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने शुरुआत कर ली है इस लेसन की। पालमपुर की कहानी के माध्यम से हमने एक उदाहरण के द्वारा समझा है, फिर उत्पादन के संगठन समझे हैं। उत्पादन के संगठन, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उत्पादन का संगठन करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो 4 प्रकार की आवश्यकताएं बताई गई है। पहली आवश्यकता हमने बताई थी भूमि, दूसरी आवश्यकता हमने बताई थी श्रम, तीसरी आवश्यकता बताई थी भौतिक पूंजी जिसमें स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी दोनों आते हैं, और चौथी पूंजी होती है मानव पूंजी। तो ये 4 पढ़े। अब हम आगे जो कल से पढ़ेंगे इसमें वो पालमपुर में जो खेती तरीके हैं उनको, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे इसमें समझते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।